हाय गाइस, आज हम नोडल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है द नोडल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगुलर एलिमेंट फॉर ग्राउंड वाटर सिमुलेशंस आर शोन इन फिगर। द नोडल वैल्यूज ऑफ द हाइड्रोलिक हेड्स एट द नोड्स आर 3.5, 2.2 और 4.4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द हाइड्रोलिक हेड एट पॉइंट पी। तो ये क्वेश्चन जो मई 17 में आ चुका है और ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले हाइड्रोलिक हेड फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो उसको लिखते हैं हम H इज इक्वल टू, यानी कि टोटल हाइड्रोलिक हेड इज इक्वल टू H1N1 प्लस H2N2 प्लस H3N3। यहाँ पे जो H1 है और N1 है, ये नोड्स 1 पे डिनोट करता है हमारा हाइड्रोलिक हेड को और शेप फंक्शंस को। इसको हम H1 phi1 प्लस H2 phi2 प्लस H3 phi3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस n को phi से रिप्लेस कर दिया। ये बस एक्चुअली नोटेशन है ऑथर बुक का, तो मैं इसमें आगे phi यूज़ करूँगी क्योंकि मैं मोस्टली इसके यूज़ टू हूँ। आप चाहिए तो n1 भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये phi1 जो है यहाँ पे वो शेप फंक्शंस है। अभी हम जो नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इज इक्वल टू 1। ये जो है ये शेप फंक्शन का जो इक्वेशन है, इसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा, इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। इक्वेशन है x इज इक्वल टू x1 phi1 प्लस x2 phi2 प्लस x3 phi3। ये जो अभी हमने x कोऑर्डिनेट को 1, 2 और 3 नोड्स पे शेप फंक्शन के टर्म्स में लिख लिया है। अब हम y की तरफ चलते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 phi1 प्लस y2 phi2 प्लस y3 phi3। तो ये सारा हमने y कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है शेप फंक्शन के टर्म्स में। अब इसको मैं इक्वेशन नंबरिंग दे दिया है। अब हम जो है हाइड्रोलिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमको वही फाइंड आउट करना है एंड में, तो हमें phi1 phi2 phi3 पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए ये सारे इक्वेशन जो यूज़ में आएंगे। तो नोड 1 पे जो है, नोड 1 की वैल्यू है वहाँ पे हम x1 y1 लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट को। ये जो नोड 2 पे है वो x2 y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और जो नोड 3 पे है वो x3 y3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और जो P पॉइंट पे है वो x और y कोऑर्डिनेट होगा। अभी शेप फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें हाइड्रोलिक फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में H1 H2 और H3। और अभी ये सारे शेप फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशन नोट डाउन कर लिया है और ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन्स भी है हमारे पास, इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं phi3 इज इक्वल टू, जो कि लेफ्ट साइड में phi1 और phi2 है, इसको राइट साइड में भेज दूँगी तो प्लस साइन जो है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए phi3 इज इक्वल टू 1, जो कि पहले से यहाँ पर है, माइनस phi1 माइनस phi2। ये प्लस साइन हमने यहाँ लेकर आ गए तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन जो है वो सेट हो गया। अब जहाँ पे भी phi3 की वैल्यू है वहाँ पे मैं ये वैल्यू जो है नई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू x1 phi1 प्लस x2 phi2 और आगे प्लस x3 phi3। तो ये हमने इक्वेशन नोट डाउन कर ली है। अब जितने भी सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 x2 और x3 की डायग्राम के थ्रू, वो सारे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो चलिए हम अभी डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, p की जगह पे x की वैल्यू दी गई है 2.5, x1 की वैल्यू दी गई 1, x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू जो है 3 दी गई है। तो अभी हम सारे वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x के जगह पे जो पॉइंट p पे हमारी x कोऑर्डिनेट है 2.5, वो सब्स्टिट्यूट कर लिया। x1 जो है नोड 1 पे वैल्यू है वो है 1, तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब phi1 की वैल्यू दी नहीं गई है तो phi1 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब x2 की वैल्यू जो है वो 4 है नोड 2 पे, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। phi2 की वैल्यू दी नहीं गई तो एज इट इज़ phi2 लिख लेंगे। प्लस अब x3 की वैल्यू जो है नोड 3 के अकॉर्डिंग वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब जो phi3 है वो भी अननोन है, लेकिन हमने इक्वेशन 1 के थ्रू उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया था। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने ये वैल्यूज़ निकाल लिया है, तो अभी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब phi3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस phi1 माइनस phi2 लिख लेंगे। तो अब उसको लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 1 इंटू phi1 जो है वो 1 phi1 ही होता है, तो हम उसको 1 phi1 लिख लेंगे प्लस 4 phi2 लिख लेंगे। अब 3 को जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 हो गया, 3 इंटू phi1 हो गया 3 phi1 माइनस 3 इंटू phi2 हो गया 3 phi2। अब जो माइनस और प्लस का आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस माइनस करना होता है सिमिलर टर्म्स के साथ ही होता है, यहाँ भी phi1 है यहाँ भी phi1 है, तो 1 माइनस 3 phi1 कितना होता है, माइनस 2 phi1। अब इसमें से 3 बड़ा था, 3 के पास माइनस साइन थी, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस 2 phi1 लिखा है। अब 4 phi2 में से 3 phi2 गया तो प्लस 1 phi2 बचता है,
अब +3 एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसको अब और आगे सिंप्लीफाई करने के बाद में जो 3 है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊँगी तो 2.5 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू वो एज इट इज़ लिख लेंगे बचा हुआ टर्म -251 + 52। अब -2.5 में से 3 गया तो कितना बचता है -0.5, तो वो हम इधर लिख लिए। अब उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने रोमन लेटर। ये एक्स का जो भी टर्म्स है उसका ये फाइनल क्वेश्चन आया, इक्वेशन आ गया। तो अभी हम जो है वाई के इक्वेशन की तरफ चलेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था, वो ही लिखेंगे एज इट इज़। वाई इज इक्वल टू y1 5 1 + y2 5 2 + y3 5 3। अभी मैंने इधर लिख लिया है। अब डायग्राम के थ्रू हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू जो p पॉइंट पे दिया गया है 2.5 एज इट इज़ लिख लेंगे। y1 के कोऑर्डिनेट की वैल्यू नोड 1 पे दी गई है वो 2 है, और 5 1 की वैल्यू नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस जो है अब y2 की वैल्यू कोऑर्डिनेट नंबर 2 नोड पे दी गई है तो 0.5 वहाँ से लिख लेंगे। 5 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब y3 की वैल्यू नोड 3 पे दी गई है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगी। अब 5 3 की वैल्यू है जो हमने इक्वेशन 1 से सॉल्व किया था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। 5 3 की जगह पे 1 - 5 1 - 5 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए क्या करेंगे, हम जो 4 को है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे 2.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 251 लिख लिया प्लस 0.552 लिख लिया। अब 4 × 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब प्लस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन आती है। अब 451 हमने लिख लिया। अब वापस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। 4 × 5 2 इज इक्वल टू 452। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, कभी भी सिमिलर टर्म्स में ही हम जो भी करते हैं वो करते हैं। अब यहाँ 2 - 4 कितना बचता है -2, क्योंकि -4 जो है 4 की बड़ी साइन थी इसलिए। अब 0.552 - 452 लेंगे, इसमें से भी 4 बड़ा है तो माइनस साइन 4 की आएगी, और 4 में से 0.5 गया तो 3.4, 3.5 + 4 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ से 2.5 है, उस 4 को लेफ्ट साइड में भेजा तो 2.5 - 4 हो गया, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ लिख लिया। अब 2.5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी तो माइनस साइन तो यहाँ माइनस आ जाएगी इज इक्वल टू -251 - 3.552। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा रोमन नंबर। तो अब इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। बस इसको एज इट इज़ लिखना है हमें, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं। इसको सिर्फ रीअरेंज किया मैंने, जो कि सारे नंबर में माइनस साइन है तो सारे नंबर माइनस साइन हट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैल्सी में डाल लेते हैं डायरेक्टली। इसको आगे और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कैल्सी में जाएंगे। अभी इसको मैंने कैल्सी ऑन कर लिया, मोड सेटअप में गई। 5 नंबर पे जो इक्वेशन आता है तो मैंने 5 को प्रेस कर लिया। अब इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इक्वेशन चूज़ करना है। इक्वेशन 1 जो है वो हमने चूज़ किया है, क्योंकि हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमने जो ये रोमन लेटर नंबर 1 जो है हमने लिखा हुआ है a + b = c वाले फॉर्मेट में। तो a की वैल्यू जो है वो -2 है इक्वेशन नंबर 1 से, रोमन लेटर वाले। तो मैं उसको पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँगी। तो a की जगह मैंने -2 सब्स्टिट्यूट कर लिया, और उसे इक्वल टू प्रेस कर लूँगी। b पे क्या है, अब +1 है तो 1 डाल लिया। c पे क्या है -0.5, तो मैंने -0.5 डाल लिया। अब रोमन लेटर 2 के अकॉर्डिंग जो a की वैल्यू जो है वो +2 है, तो +2 डाला मैंने। b के जगह पे 3.5 डाला, और c के जगह पे 1.5 डाला। फिर इक्वेशन नंबर इक्वल टू प्रेस कर दिया, तो मुझे x की जो वैल्यू मिल गई, यानी कि जो पहला टर्म है 5 की वैल्यू मुझे मिल गई 13/36, और जो मुझे इक्वेशन नंबर 2 यानी कि 5 की वैल्यू जो मिल गई वो 2.9 मिली है, 2/9। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 5 की वैल्यू है जो है 13/36, और जो मुझे 5 की वैल्यू मिल गई है वो है 2/9। तो उसको सिर्फ मैं एज इट इज़ सिंपली कॉपी कर लूँगी यहाँ पर। इक्वेशन हमें कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, सारा काम हमारा कैलकुलेटर ही कर देगा। तो ये मुझे 5 1 5 2 की वैल्यू मिल गई। अब मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ तक नहीं छोड़ना है आपको। अभी 5 3 की वैल्यू जो निकालना है वो अभी भी बाकी रह गया है। 5 3 निकाल लेते हैं हम। 5 3 के लिए हमारे पास 5 1 और 5 2 की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली हुई है ऑलरेडी, तो हमें सिर्फ उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब 5 1 की वैल्यू जो है वो 13/36 आई है, और 5 2 की वैल्यू जो है वो 2/9 आई है। तो इसको हमें सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के अब कैलकुलेट कर लेना है। अब मैंने एंटर किया 1 - 13/36 - 2/9। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 5/12 आ रही है, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। 5 3 की वैल्यू जो निकल के आ गई है 5 3 = 5/12। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, हेड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सारे इक्वेशन लिख लिया हमने। h = h1 5 1 + h2 5 2 + h3 5 3।
अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमें सिर्फ सिंपली सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है कैल्शियम और उसका आंसर निकाल लेना है। अभी जो H1, H2 और H3 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 3.5, 2.2 और 4.4, तो ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक एक करके। H1 की वैल्यू जो है वो 3.5 है और Phi1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई है वो है 13/36। 13/36 लिख लिया हमने, प्लस H2 की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई है हमारे पास 2.2, तो हम H2 की वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पर 2.2 इंटू Phi2 की वैल्यू क्या है 2/9, तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस अब हमारे पास H3 की वैल्यू है जो भी क्वेश्चन में दी गई है, तो हम वहाँ से देख लेंगे H3 की वैल्यू जो है वो 4.4 है, तो हम यहाँ पे 4.4 को डाल देंगे। सिंपली क्वेश्चन में दी गई है सारी वैल्यूज हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 4.4 इंटू, अब Phi3 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 5/12 थी, तो 5/12 को हमने डाल लिया, नोट डाउन कर लिया। अब इस सबको हम कैल्शियम में डाल लेंगे और इसका जो है आंसर वो हम निकाल लेंगे। 3.5 इंटू 13/36 प्लस 2.2 इंटू 2/9 प्लस 4.4 इंटू 5/12। अब इक्वल टू प्रेस करने के बाद में वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.586, तो ये जो है हमारे टोटल हेड की वैल्यू हो गई है 3.586। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता भी है, एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो आप इसको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। जो हमें क्वेश्चन में दिया था 5P पॉइंट पे फाइंड आउट करने का, तो ये फाइनल आंसर उसका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लाने वाली हूँ, तो जब आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।